वेलकम बैक टू समाचार 2.0। 500 लोग, जी हाँ 500 लोग। वी हैव कंप्लीटेड 500 सब्सक्राइबर्स। काफ़ी छोटी सी विक्ट्री है पर मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ऐसे ही छोटी छोटी विक्ट्रीज आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप वीडियोस देख रहे हैं, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। अगला टारगेट रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स का। जल्दी से जितना जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट करवा दिए, उतने ही फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा लो। थोड़ा और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। मैं रोज सुबह सुबह उठ के इस न्यूज सेगमेंट में आपसे देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बातों पर बात करता हूं, आप तक खबरें पहुंचाता हूं। तो अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज आपसे सबसे पहले बात करेंगे मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके परमबीर सिंह के केस के बारे में। कल हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई थी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपसे पबजी के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, पबजी से रिलेटेड काफी बड़ा अपडेट आ रहा है कि पबजी इंडिया में वापस आने वाला है। इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आगे फिलहाल सबसे पहले मैं आपको मुंबई पुलिस के एक्स कमिश्नर परमबीर सिंह के केस के बारे में बता दूं। सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए थे और सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल दाखिल की थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट का दरवाजा दिखा दिया कि आप पहले जाके हाई कोर्ट में केस कीजिए, उसके बाद जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। जिसके बाद हाई कोर्ट में कल क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं, जहां पर हाई कोर्ट के जजेस ने परमबीर सिंह को ही सवालों के घेरे में घेर लिया, ये पूछते हुए कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर कहीं कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने करप्शन किए हैं, तो उसका एफआईआर कहां है? आप तो पुलिस वाले हैं, आपको तो खुद पता होना चाहिए कि कहीं भी क्राइम होता है तो सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, यानी कि एफआईआर। उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या पुलिस वाले, मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस कानून से ऊपर है। आप अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए। अगर आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके केस कर सकते हैं बिना एफआईआर दर्ज कराए। आप अभी भी कानून से नीचे हैं। What do you think about getting a job at Tesla after your 10th standard or after your high school? जी हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या लगता है कि आप 10वीं पास करने के बाद टेस्ला जैसी कंपनी में काम कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल हाँ है। आप 10th स्टैंडर्ड, बस 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद बिना किसी डिग्री, बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री के आप टेस्ला के लिए काम कर सकते हैं। और इस बात को सपोर्ट करते हुए टेस्ला के रिक्रूटर ने तक कह दिया है कि आपको 10वीं पास करने के बाद आप डायरेक्टली टेस्ला के लिए काम कर सकते हैं। आपको किसी भी कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस 10th पास कीजिए और हमारे साथ काम करना शुरू कर दीजिए। इस पूरे स्टेटमेंट को इलॉन मस्क ने भी सपोर्ट किया है, ये लिखते हुए कि हमको टेक्सास के वर्क स्टेशन पे 10,000 एम्प्लॉइज की जरूरत है। उन्होंने ये तक कहा है कि बस वो एयरपोर्ट से 5 मिनट दूर है और डाउन टाउन से 15 मिनट दूर है। आप बिल्कुल हमारे साथ काम कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क का हमेशा से ऐसा रहा है कि वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि आपको डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल उसे आजकल ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको जाके डिग्री लेके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको टेस्ला के बारे में बता दिया, एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो स्पेस एक्स से रिलेटेड है। हो सकता है आपको पता हो कि स्पेस एक्स क्या है, या हो सकता है कि ना पता हो। तो मैं बता दूं कि इसरो जैसे है भारत देश में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही यूएस में नासा है। और नासा एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसरो भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही यूएस में स्पेस एक्स है, लेकिन इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट से लेना देना है, लेकिन एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसके भी कर्ता धर्ता इलॉन मस्क ही है। लेकिन जो मैं फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता था
वो ये है कि अगर आपको टेस्ला में काम करना है तो आप किसी भी देश के हो सकते हो, आप टेस्ला में जाके काम कर सकते हो। इवन इंडियंस, अगर आप 10वीं पास कर चुके हो तो आप टेस्ला के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेस एक्स में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी देश में है और उस देश में ऐसा कुछ सीक्रेट चीज डेवलप हो रही है, अब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो काफी एडवांस काम करती हैं देशों से, हर देश से उनको आगे रहना होता है। वैसे इसमें स्पेस एक्स का कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार का नियम है, यूएस की गवर्नमेंट का रूल है कि आप बाहर से किसी भी देश वालों को स्पेस रिसर्च सिस्टम में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर तो ऐसा होता है कंपटीशन टाइप कि हमको आगे रहना है, हर देश को स्पेस रिसर्च सिस्टम में सबसे आगे रहना है, तो उस चीज में वो लोग बाहर के कंट्री वालों को अब एम्प्लॉय नहीं करते। लेकिन इलॉन मस्क का बस चले तो वो हर देश से बंदों को एम्प्लॉय करे। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सरकार का ऐसा नियम है कि आप बाहर के देश वालों को स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से वो एम्प्लॉय नहीं करते, वरना वो जरूर करते। हालांकि इसका मैंने जो अभी न्यूज बताया टेस्ला के कि आप 10वीं पास करने के बाद टेस्ला में काम कर सकते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट था, मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, मतलब अभी की चीफ मिनिस्टर, और कितने दिन रहेंगे उसका कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने एक और नया दाव खेल दिया है। और इस दाव में उन्होंने क्या किया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 14 ऑपोजिशन के मिनिस्टर्स को उन्होंने लेटर लिखा है, जिसमें से 6 तो चीफ मिनिस्टर्स हैं। लेटर में उन्होंने क्या लिखा है कि ये समय एक्शन लेने का है। एक्शन लेने का किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने का समय उन्होंने ये लिखा है, ये कहते हुए कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है। स्पेशली अभी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसको बीजेपी म्युनिसिपैलिटीज तक सीमित रखना चाहती है कि तुम बस म्युनिसिपैलिटी संभालो, स्टेट का काम हमारा है। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो बीजेपी ने फिलहाल दिल्ली में किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से लगातार जीत रही है। 2014 में भी आम आदमी पार्टी जीती, 2019 में भी आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी लोगों की मैंडेट को मानना नहीं चाहती है। लोग जिस सरकार को पावर में रखना चाहते हैं उसको बीजेपी मानना नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में एलजी लगा दिया है। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वहां पर आपकी पावर सब हो जाती है, सब पावर में आप आ जाते हैं, यानी कि मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आएंगे। हालांकि सरकार वहां पर आम आदमी पार्टी की ही है, लेकिन मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। इस बारे में ममता बनर्जी ने कंप्लेंट की है। उन्होंने ये तक कहा है कि बीजेपी ऐसा चाहती है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट है, सब स्टेट में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही सरकार हो, और ये बिल्कुल गलत है। और ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है, जो बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा पूरा चीज ममता बनर्जी का कहना है। अब इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में फैलना चाहती है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग इस मुद्दे के ऊपर बात करें तो मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, आपने मुंबई में बिजनेस खोला, आपको बहुत प्रॉफिट हुआ, आपका धंधा काफी एक्सपांड हो गया, तो आप क्या करेंगे कि मुंबई से उठा के उसको दिल्ली में लगाएंगे। आप अपना ब्रांच एक्सपांड करेंगे ही ना। अगर आपका धंधा कहीं चल रहा है तो आप उसको एक्सपांड करेंगे। अब इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ना, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसी तरह से मान लीजिए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, अगर वो दिल्ली में जीत रही है तो वो मुंबई में, महाराष्ट्र में लड़ेगी, आसाम में लड़ेगी, बंगाल में लड़ेगी, राजस्थान, पंजाब, सारे स्टेट में लड़ेगी। अगर वो कहीं जीत रही है तो वो और स्टेट्स में भी लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? ऑब्वियसली लड़ेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीतना शुरू किया, फिर उन्होंने बंगाल में भी इलेक्शंस लड़े, आसाम में भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी सरकार हो, अगर वो कहीं जीतना शुरू करती है तो वो अपनी पार्टी को डेफिनेटली एक्सपांड करती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि ममता बनर्जी ने जो चीज बोली है कि दिल्ली में उन्होंने बहुत गलत किया बीजेपी ने, कि आम आदमी पार्टी को एलजी तक सीमित रख दिया, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर में भले ही आम आदमी पार्टी हो लेकिन चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये चीज बिल्कुल भी गलत है। ये इस पूरे मुद्दे पर मेरा ओपिनियन। अब बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिससे रिलेटेड काफी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी एक्साइटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ रिलीज डेट ही बता के। ऐसे स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं कि भारत में पबजी इंडिया 10 अप्रैल तक रिलीज
कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले तो पबजी को इंडिया में बैन कर दिया गया था चाइनीज लिंक होने की वजह से। अब अगर पबजी को इंडिया में वापस लॉन्च करना है तो उसको इंडिया में किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके और उस चाइनीज लिंक को हटा के भारत में उसे वापस लॉन्च करना पड़ेगा। और जब तक गवर्नमेंट की ग्रीन सिग्नल इसको नहीं मिल जाता तब तक वो इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकता। पबजी का जो पेरेंट कंपनी है क्राफ्टॉन, ऐसा रूमर्स और लीक्स निकल के आ रहे हैं कि क्राफ्टॉन ने गवर्नमेंट से सारी परमिशन ले ली है और बहुत जल्द इंडिया में पबजी वापस लॉन्च किया जाएगा। ये सारी चीजें मुझे कैसे पता? एक यूट्यूबर है जिसका नाम है लव शर्मा, उनके चैनल का नाम है गॉड निक्सॉन। इस चैनल पर उन्होंने बताया, काफी बड़ा ये चैनल है और इनका पबजी के साथ काफी कुछ इंटरनल मैटर रहता है और इन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में ये सारी इनसाइट्स पब्लिक को, व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। और ऐसा काफी ज्यादा तगड़ा रूमर है कि इस बार पबजी 10 अप्रैल तक इंडिया में रिलीज कर दिया जाएगा। सो ऑल द पबजी फैंस, बहुत बड़ी ये खबर। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान अब भारत से चीनी और कॉटन इंपोर्ट करेगा। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में चीनी की कीमत लगभग 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से लोग सरकार को काफी ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये डिसीजन आया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने इंडिया से इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे जब भारत ने जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान की जरूरत आन पड़ी है तो वो बिल्कुल इंपोर्ट को फिर से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में बने अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर हमद अजहर ने ये डिसीजन लिया। उन्होंने बताया कि हम भारत से चीनी, कॉटन और भी कई चीजें इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड भी बेहतर होगा और रिलेशंस पे भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स को यहीं खत्म करना पड़ेगा। जी हाँ, आज कुछ देश में कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन मैंने कई मुद्दों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया तो वीडियो भी काफी बड़ी हो गई होगी, तो इस वजह से आज की वीडियो को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कल फिर से मिलेंगे। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।